मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी को लेकर के, मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स संगठन संघर्ष कर रहा है। माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय में इनकी याचिका भी है। लगातार आपने देखा होगा कि जब आवेदन मांगे गए थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, तब इंटरिम रिलीफ के लिए, आप सभी लोगों को मालूम है, इंटरिम रिलीफ के लिए लगातार संघर्ष करते रहा, लेकिन माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे पहली बड़ी बात हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि जब एनसीटी को 31 मार्च 2010 को मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था, उसके बाद 23 अगस्त 2010 को एनसीटी द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाई गई। तो उसमें आरटी एक्ट 2009 के मानकों के आधार पर ही ये मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाई गई थी। आरटी एक्ट आने के बाद जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 31 मार्च 2010 को एनसीटी को कुल मिलाकर के ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया था, रेगुलेशन बॉडी बनाया गया था 31 मार्च को, यानी कि एनसीटी के पास ही मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने के अधिकार होते हैं। तो इसलिए जो है कि 17 अक्टूबर 2017 को एमएचआरडी के द्वारा आरटी एक्ट 2017 विधेयक लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया। इस अमेंडमेंट में मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 4 साल दिए गए थे, यानी कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन। बहुत सारे लोगों के इसको लेकर के सवाल आ रहे हैं कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नियमों के अधीन बनाया गया है, संवैधानिक आधार पर बनाया गया है और आरटी एक्ट के मानकों के तहत बनाया गया है, तो उस क्वालिफिकेशन को आप डिनाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं सीधा सीधा ये बात करना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया बीएड को लेकर के, कि बीएड के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उसे अमान्य करार गया। यही तो वो जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अनुरुद्ध बोस ने यही तो जजमेंट में कहा। तो जिसको एनसीटी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में जिस क्वालिफिकेशन को एनसीटी द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन बना दिया गया, वो भी 2017 में, यानी कि 28 जून 2018 के गजट से कोई उसका रिलेशन ही नहीं है। उसके बाद भी जो है कि 28 अगस्त 2018 के एनसीटी के नोटिफिकेशन पर जो जजमेंट आता है, उसको जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पर कैसे प्रभावी हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग और उत्तराखंड सरकार इसका जवाब दें। भाई ये कैसे प्रभावी हो सकता है 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 2017 का है, जिसका सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर ये कैसे उसमें प्रभावी कर सकते हैं। उसके प्रभाव क्षेत्र में इस क्वालिफिकेशन को आप कैसे रख सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक चीज़ ये भी आप लोगों को कहना चाहता है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सिंगल विंडो प्रोग्राम, भाई जब सिंगल विंडो प्रोग्राम भी था तो सिंगल विंडो प्रोग्राम भी नियमों के तहत ही तो बनाया गया है। नियमों के तहत बनाया गया, नहीं बनाया गया। एक सीधी सी बात मैं आप लोगों को कोर्ट के संदर्भ में माना था कि अगर कोई जज जो होता है कि कोई जस्टिस जो है कि प्रमोट होकर के उसे चीफ जस्टिस बनाया जाता है, तो वो 1 महीने के लिए ही चीफ जस्टिस का कार्यकाल उनको मिलता है। तो 1 महीने के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं कहलाएंगे। समझ लीजिए 1 ही महीने के लिए कि वो मिनिमम वो अल्पकालिक व्यवस्था थी या कार्यकाल था, कहेंगे ऐसे करके आप डिनाई तो नहीं करेंगे ना, वो चीफ जस्टिस ही कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। तो वो ये चाहे सिंगल विंडो प्रोग्राम है या तत्कालिक व्यवस्था प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, वो नियमों के अकॉर्डिंग अगर है तो वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट क्वालिफिकेशन और एनसीटी के द्वारा वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के दायरे में रखा गया। एनसीटी का जितना अधिकार क्षेत्र होता है, एनसीटी के जो रेगुलेशन बॉडी है, एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन है, मेजरिंग है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वालिफिकेशन बनाया गया। तो साथियों ये चिंता करने का विषय नहीं है, ये संघर्ष करने का विषय है। आज मैं बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि 18 सितंबर है, 18 सितंबर 2024 को याचिका संख्या WPSB 364/2024 ऑफ 2024 गोपाल सिंह मेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स वाला जो याचिका है, जिसके एडवोकेट सीनियर एडवोकेट जो हैं कि अभिजय नेगी जी हैं।
तो उस केस को लेकर के सुनवाई है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब 2 अगस्त को सुनवाई हुई थी तो सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगे थे। अभी तक जो है कि काउंटर एफिडेविट दिया गया था। काउंटर एफिडेविट का जवाब आ गया होगा तो आज आप लोगों को सभी को वीडियो के माध्यम, अगर नहीं आया होगा तो निश्चित रूप से ये केस आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप अपनी एलिजिबिलिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये केस आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अभी तक जो है कि काउंटर का जवाब नहीं आया था। लेकिन कल अगर आ गया होगा तो वो अलग बात है कि आ गया होगा तो केस में जो है कि जल्दी जल्दी तारीख लगेगी। और दूसरी बात है कि इस केस में क्या अपडेट होगा कि कुछ लोगों की याचिकाएं पेंडिंग पड़ी थी, वो याचिकाएं भी आज इस केस के साथ टैग हो जाएगी। ये केस का अपडेट है और केस को लेकर के बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो लोग डर रहे हैं कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं है, इसको कैसे बाहर है, मैं एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ कि जो एनसीटी के द्वारा बनाई गई मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 11 अगस्त 2023 के आधार पर कैसे बाहर कर सकते हैं कि भाई उसके बाद तो ब्रिज कोर्स का प्रावधान 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन का, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। अब अगर नया कोई भी अधिनियम में कोई नियम जोड़ते हैं तो उसके लिए आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, विधेयक लाना पड़ेगा, वो नई प्रोसीजर है। ये आप सभी लोग अवेयर रहें कि आप अगर आपसे कोई भी जवाब पूछता है तो साहब ऐसे सीधा सीधा नहीं हो सकता। और बहुत सारे अपडेट आप लोगों को देखे होंगे। सेंट्रल स्कूलों में प्राइमरी में जो है कि बीएड को मान्य करने की एक खबर आप लोगों को मिल रही है, वो भी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ एक आप लोग बहुत परेशान इसलिए भी कर रहे हैं कि NIVS ने जो है कि नोटिस जारी किया है उत्तराखंड सरकार को। इसको कहते हैं कि काउंटर नोटिस कहते हैं, प्रत्यावेदन कहते हैं कि एडवोकेट के माध्यम से प्रत्यावेदन दिया जा सकता है कि सरकार से क्या हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लगा रखा है, रिव्यू पिटीशन है और आपके यहाँ भर्ती प्रक्रिया है, तो आप लोग जो है कि NIVS DLED को शामिल करने के बारे में क्या सोचते हैं। वो एक प्रत्यावेदन का जवाब सरकार क्या देती है उसको वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हैं। ये वकील के माध्यम से प्रत्यावेदन जिसको कहते हैं कि रिमाइंडर नोटिस, रिमाइंडर दिया जाता है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ये एडवोकेट के माध्यम से, ये कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है। रिमाइंडर नोटिस करते हैं, प्रत्यावेदन करते हैं। प्रत्यावेदन हमने कई बार जो है सरकार को दिए हैं, निदेशालय को दिए हैं। ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट हुई हैं, हमारी भी हुई हैं। हम लोगों ने आप लोगों को फोटो के माध्यम से भी दिखाया था कि उसमें लिखा हुआ कि नियमावली की जांच करें। तो यहाँ पर सरकार इस संबंध में भी वही जांच दे सकते हैं कि जो 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था NIVS के संदर्भ में, उसके कारण NIVS डिग्री जो है कि अमान्य है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, वही जवाब उसका मिलेगा सुप्रीम कोर्ट को। अब उसको लेकर के फिर रिव्यू होगा, उसको सुनवाई होगा। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जो NCT के द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई थी, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन के गाइडलाइन में NIVS DLED भी है। ये बात आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि NIVS DLED मान्य नहीं है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो NCT के द्वारा गाइडलाइन बनाएगी उस गाइडलाइन के तहत है। MHRD ने जो गाइडलाइन बनाई उसके तहत है। उसका गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं हुआ, ये अलग बात है। इस संदर्भ में मैं हमेशा पॉजिटिव बोलूँगा NIVS DLED के माध्यम से। तो जितने भी NIVS DLED साथी हैं, क्योंकि जो विश्वनाथ जी हैं, बहुत सारे हमारे फ़ोन कॉलिंग होती है, आदान प्रदान भी चीज़ों का हो रहा है, ये अलग बात है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज का केस का अपडेट आती है, आपको पुनः वीडियो में मिलूंगा।